स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10th में और 18 फरवरी को मेरे प्यारों जो हिंदी का पेपर देने वाले उनकी वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। जो आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक वायरल पेपर लेकर आ गया और यह वायरल पेपर आपकी एग्जाम में मेरे प्यारों 100% मेरे प्यारों जो बनने वाला है। कोड है 801 डीएफ कोड है मेरे प्यारों और यह पेपर है 70 नंबर का और आज मैं आप लोगों को 70 में 70 बिल्कुल क्लियर कराने वाला हूँ। एडमिट कार्ड लेकर जाना और एडमिट कार्ड पर से देखकर सही सही अनुक्रमांक और नीचे अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है। और जब रिजल्ट आएगा मेरे प्यारों 2026 बोर्ड का देख लीजिएगा, आपका हिंदी में कम से कम मेरे प्यारों 95 प्लस स्कोर रहने वाला है मेरे प्यारों। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। यकीन कीजिए अगर ये पेपर तैयार कर ले तो मेरे प्यारों तो 3 घंटे से पहले इस पेपर को करके मेरे प्यारों बैठ जाओगे आप। जैसे ही नीचे पढ़ोगे नीचे आप लोगों को निर्देश देखने को मिलेगा। निर्देश पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को पेपर में, यहीं पे मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में समझा देता हूँ, वहां पे सिर्फ आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला निर्देश बोल रखा है इसने कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसका मतलब यह है कि शुरू के 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। दूसरा यह है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो सबसे पहले आया हुआ है खंड अ, इसके बाद आएगा खंड ब। चलिए जानते हैं कि खंड अ में क्या दिया रहेगा। तो देखिए तीसरा निर्देश में स्पष्ट किया है उसने कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न कितने टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनका उत्तर ओएमआर शीट पे देना है। आप नीले पेन का यूज कीजिए या काले पेन का यूज कीजिए रखने के लिए। पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन का इस्तेमाल आप लोगों को नहीं करना है। इसके बाद चौथा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कह रहा है कि एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा बहुविकल्पीय का। तो टोटल आपके पास 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा खंड अ में। इसके बाद अगला निर्देश है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। इसका मतलब यह है कि खंड अ जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देगा उसको हल करने के लिए बोला है कि 1 घंटे का समय निर्धारित है। 1 घंटे समय थोड़ी लगेगा आप लोगों को, अधिक से अधिक लगेगा 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर पाओगे। बाकी जितना भी समय आपके पास बचेगा पूरा का पूरा खंड ब में लगा दीजिएगा हल करने के लिए। लास्ट निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। तो यह था मेरे प्यार जो निर्देश पूरा डिटेल में पढ़ के मैंने आप लोगों को बता दिया। पेपर इधर से स्टार्ट और मैं पेपर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए मेरे प्यार जो पेपर यहाँ से स्टार्ट है। देखिए सबसे पहले क्या है खंड अ आया है और खंड अ में मेरे प्यार जो दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न जो कई बार मैंने इस प्रश्न को करा चुका हूँ, जितने बच्चे डेली पढ़ते होंगे इसका जवाब तुरंत दे पाएंगे। कह रहा है कि हंस, बहुत सिंपल है कि हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। मेरे प्यार जो 1 नंबर के लिए प्रश्न है तो हंस पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो कौन थे? 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, प्रेमचंद, गुलाब राय, इलाचंद्र जोशी और जयशंकर प्रसाद। तो मेरे प्यार जो प्रेमचंद्र, हंस पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वह प्रेमचंद्र जी थे। तो पहले का ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा देखिए शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार जो है मेरे प्यार बच्चों वह है आपके भगवती चरण वर्मा जी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी। आगे देख लीजिए, ये भी प्रश्न कई बार पढ़ा चुका हूं कि नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है तो वह एक आत्मकथा विधा की रचना है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो चेखव एक इंटरव्यू के जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चों वह है आपके राजेंद्र यादव। कौन है? राजेंद्र यादव। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न 5। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं कई बार पढ़ा चुका हूं इस प्रश्न को। क्या है? बहुत सिंपल प्रश्न है, सारे बच्चे जवाब इसका दे पाएंगे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सबको मालूम है कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। 5वें का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि रीति काल की रचना है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है रीति काल की रचना इन चारों ऑप्शनों में से कौन है यही बताना है। तो रीति काल की अगर हम बात करें तो रामचंद्रिका, क्या
रामचंद्रिका मेरे प्यारों जो रचना है वो रीतिकाल की रचना है। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 7वां प्रश्न देख लीजिए क्या है, कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है मेरे प्यारे बच्चों वह है आपका सन 1943 दिख रहा है कहीं पे, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सन 1943। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943। आगे 8वां लोकायतन, ये भी कई बार पढ़ा चुका हूं। लोकायतन के रचनाकार हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो लोकायतन के रचनाकार जो हैं वह है आपके सुमित्रानंद पंत जी। यहाँ पे सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न है प्रश्न 9 मेरे प्यारे बच्चों कि बहुरी अकेला के रचनाकार है, बहुत इंपॉर्टेंट ये मेरे प्यारे बच्चों रचना है कि बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो इसके रचनाकार हैं आपके अशोक वाजपेयी जी। कौन, अशोक वाजपेयी। ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है, 1 नंबर के लिए, मतलब रीतिकाल की काल अवधि पूछा है। काल अवधि का ये समय अवधि दोनों बातें एक ही है मेरे प्यारे बच्चों। तो रीतिकाल की जो समय अवधि होती है मेरे प्यारे बच्चों सन 1943 से लेकर 1843 ईस्वी तक। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सन 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक। क्लियर है। इसके बाद है 11वां प्रश्न कि हास्य रस का अस्थाई भाव है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है, इसलिए डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए वहां अलंकार होता है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो देखिए कह रहा है कि उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर, जब गुण धर्म के आधार पर समानता किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों वहां पे होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार मेरे प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वां है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, बहुत सिंपल है। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अनु यह टूटेगा किस में, अनुधन ग्रह के रूप में, अनुधन ग्रह के रूप में यह टूटेगा। और उपसर्ग वो होता है जो आगे जुड़ता है, आगे क्या जुड़ा हुआ है, अनु। तो अनु जो होगा मेरे प्यारे बच्चों उपसर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां है कि आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों आई, इसमें महानता, इसमें ता आ रहा है, लघुता इसमें भी ता आ रहा है, इसमें बचपन अन आ रहा है, इसमें लिखाई लिखाई लास्ट में आई आ रहा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे 16वां प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ा चुका हूँ। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो पंचवटी में मेरे प्यारे जो द्विभुज समास है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 17वां प्रश्न कि सूरज का तत्सम रूप है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो सूरज का तत्सम रूप क्या होता है, सूर्य होता है, बहुत सिंपल है। ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18वां है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो साकेत महाकाव्य की जो रचना किया उनका नाम है मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी। 18 का ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19वां है द्विवेदी युग की काल अवधि है। तो द्विवेदी युग की जो काल अवधि मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों वो है 1900 ईस्वी से लेकर 1918 तक। बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पीय का 20वां कि निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो छायावाद युग के कवि हैं आपके सुमित्रानंद पंत जी, के लिए प्रश्न है। तो छायावाद युग के कवि हैं आपके सुमित्रानंद पंत जी। यहाँ पे ए वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का जवाब बता दिया और 20 में 20 आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, 1 नंबर भी कटना नहीं चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। यहां से अब स्टार्ट होगा आप लोगों का खंड ब। देखिए खंड ब यहां से स्टार्ट है और खंड ब में दिया हुआ है वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न पूछा गया हुआ है। इसमें प्रश्न 21 बोला है, देखिए क्या कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों कितने नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए। और यहाँ पे 2 गद्यांश दिया है, एक आपका अ वाला दिया है, मतलब यहाँ क, और क वाला नहीं कर पाओगे तो पीछे आपका अथवा करके ख वाला दिया गया। दोनों में से कोई एक ही करना है, मैं उसको भी दिखाता हूँ अभी। देखिए मेरे प्यारों बच्चों अगर ये वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके यहाँ पीछे आपका ख वाला भी दिया है। तो मेरे प्यारों बच्चों मैं दोनों को बता देता हूँ, क वाला भी बता देता हूँ और ख वाला, ताकि इसमें आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज ना हो, जो आपका मन करे वो एग्जाम में करके आइए। तो पहले क वाला पढ़ते हैं। क वाला गद्यांश है कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नर
और ग्राम हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं, जहां उनमें और सब तरह की पहचान विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। यह मेरे प्यारे जो गद्यांश, इसके नीचे 3 प्रश्न हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब तीनों ही प्रश्न कितने कितने नंबर के हैं? 2-2 नंबर के हैं, तब जाके 6 नंबर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ और लेखक का नाम जिसमें बताते हैं उसे हम लोग संदर्भ बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 21 का क वाला, 21 का क का पहला प्रश्न जो कि संदर्भ है। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। इसका मतलब यह है कि भारतीय संस्कृति चैप्टर से वह गद्यांश लिया गया है और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना ही पॉइंट आपको लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया था, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए अंडरलाइन यहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है और कहाँ पे समाप्त है? यहाँ तक, पीछे तक समाप्त है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देख लीजिए, दिख रहा है ना पूरा आप लोगों को। कहाँ पे समाप्त है? यहाँ पे समाप्त है। और इसी का हमें क्या बताना था? व्याख्या बताना था, जहां तक अंडरलाइन किया गया था। तो चलिए देखिए व्याख्या इसका कैसे लिखोगे। तो दूसरे का हेडिंग रहेगा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखोगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अनुचित परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। विचार करने योग्य दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतवासियों की संपूर्ण एवं एकीकृत चेतन शक्ति ही देश का जीवन है। बिना इसके देश का जीवन संभव नहीं है। ऐसी चेतन शक्ति जो नैतिकता पर आश्रित है से हमारे देश के सभी शहर, गांव और सभी प्रदेश, सभी धर्म और उनको मानने वाले विभिन्न संप्रदाय, इन संप्रदायों के विभिन्न वर्ग और इनसे समृद्ध जातियां आपस में बंधी हुई हैं, जहां इनमें सभी तरह की विभिन्नताएं और विषमताएं फैली हुई हैं, वहीं उन सब में एक एकता है जिसे ध्यान से देखने, समझने और पहचानने की आवश्यकता है। क्लियर है? तो रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने डिटेल में यहाँ पे समझा दिया। इसके बाद तीसरा प्रश्न कि बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था? 2 नंबर इस पे भी मिलेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीसरे का कि क्रांति के लिए बापू ने सामान्य जनता को बुद्धिजीवों के नेतृत्व में क्रांति के लिए तैयार किया था और गद्यांश के रेखांकित अंश में उल्लिखित नैतिक चेतना का सहारा लिया था। क्लियर है? इतना ही पॉइंट मेरे प्यारों को आप लोगों को लिख देना है और 6 नंबर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके नीचे आपका ख वाला दिया है, इसको आप कर सकते हो। ख वाला कि मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। यहाँ तक दिया है और बोला है आगे कि मुगल अपनी तलवार तेग कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा कि क्या आश्चर्य है कि तुम छल करो, ठहरो, छल नहीं तब नहीं स्त्री जाती हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके नीचे भी 3 ही प्रश्न है। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ख वाले का। तो यहाँ पे देखिए ख का पहला प्रश्न जो कि संदर्भ दिया हुआ है, बोला है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, देखिए ममता नामक कहानी से लिया गया है, ममता नामक कहानी से उद्धृत है और इसके लेखक कौन है? छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। मतलब ममता नामक कहानी से लिया गया है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। इतना ही पॉइंट आप लोगों को लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर। जहां तक अंडरलाइन किया गया है, देखिए अंडरलाइन यहां से लेकर यहां तक किया गया है, इसी का हमें क्या करना है? व्याख्या बताना है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं जहां तक अंडरलाइन किया गया है। तो इसका व्याख्या होगा, दूसरे का रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग हो जाएगी। लिखिएगा कि ममता अपने मन में सोचती है कि मैं तो ब्राह्मणी हूं और सच्चा ब्राह्मण कभी अपने धर्म से विमुख नहीं होता, मुझे भी अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए और इसको विश्राम करने की आज्ञा देनी चाहिए। अगले ही पल उसके मन में विचार आता है कि यह तो धर्मभ्रष्ट मुगल है, मुगलों ने ही उसके पिता की हत्या की थी। यदि विधर्मी कोई और होता तो उसके प्रति दया दिखाकर उसे आश्रय दिया जा सकता था।
पितृहंता को तो कदापि आश्रय न देना चाहिए। तभी उसके अंतःकरण में फिर से हलचल मचती है कि मैं तो उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाऊंगी, वरना अतिथि धर्म का पालन करके अपने कर्तव्य को ही निभाऊंगी। यह हो गया उसका रेखांकित अंश का व्याख्या। जहां तक अंडरलाइन किया गया था यहां से लेकर यहां तक उसका हमने व्याख्या बता दिया डिटेल में, 2 नंबर वहां से मिल जाएगा। तीसरा है कि छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूं, तैमूर का वंश दर स्त्री से छल करेगा जाता हूं, वाक्य किसने कहा और क्यों कहा, 2 नंबर इसमें मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर लिखिए तीसरे का कि छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूं, तैमूर का वंश दर स्त्री से छल करेगा जाता हूं। वाक्य जो है मुगल हुमायूं ने ममता से कहे थे। हुमायूं तैमूर का वंशज था, तैमूर का वंशज था हुमायूं। उसका मानना था कि तैमूर का वंशज कुछ भी कर सकता था, लेकिन किसी स्त्री के साथ धोखा कदापि नहीं कर सकता था। क्लियर है? तो मैंने क और ख दोनों बता दिया। जो आपको आसान लगा होगा उसको याद करके जाइएगा, उसको एग्जाम में करके आइएगा। इसके बाद प्रश्न 22 स्टार्ट हो गया। यहाँ से प्रश्न 22 है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश से मेरे प्यारों एक आपका क वाला है, कह रहा है कि क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके दिया हुआ है यहाँ पे ख, तो क और ख में दोनों बता दूंगा, जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा आप लोग। क वाला देखिए क्या है कि सहे वार पर वार अंत तक, लड़ी वीरवाला सी आवती सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कह रहा है कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती सोने की भस्म यथा सोने से। अब इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला, उपयुक्त पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए 22 का क यही था ना, तो देखिए 22 का क का पहला प्रश्न संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी नामक कविता से लिया गया है। याद कर लीजिए, अभी झांसी की रानी नामक कविता से लिया गया है और इसको लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर यहाँ से मिल गया। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 अंक यहाँ से मिलेगा जहां तक अंडरलाइन किया गया है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है, इसका हमें व्याख्या बताना है। तो देखिए व्याख्या क्या होगा इसका, दूसरे का रेखांकित अंश की व्याख्या डाल लीजिएगा। लिखिए कि रानी लक्ष्मीबाई ने दुश्मनों के लगातार और भीषण हमलों को अंत तक झेला, ठीक वैसे ही जैसे कोई वीर कन्या बाला रणभूमि में बहादुरी से लड़ती है। उन्होंने अपनी देह का बलिदान एक पवित्र हवन यज्ञ की आहुति की तरह दिया और चिता की अग्नि में भस्म होने के बाद भी उनकी आत्मा, उनका यश और उनकी वीरता एक प्रज्वलित ज्वाला की तरह क्या हुई, चमक उठी। यह हो गया उस रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद देखिए, इसके बाद तीसरा कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है, 2 नंबर यहां से मिलेगा। तो इसका आंसर लिखेंगे तीसरे का कि उपयुक्त पद्यांश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया गया है। समाप्त हो गया। अगर ये नहीं करना चाहते हैं पेपर में तो अथवा करके नीचे दिया गया एक वाला इसको कर सकते हैं। कह रहा है कि किलकत काना खुटुरुनी आवत, मणिमे कनक नंद के आंगन बिंब पकरीबे धावत, कबहू निरखी हरि आपू छाव को कर सो पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत वे दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती, करी करी प्रदीपत प्रतिमणि वसुधा, कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। ठीक है, अब मेरे प्यारों से देखिए यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है। अब इसके नीचे 3 प्रश्न में दिखाता हूं। इधर देखिए एक लाइन और उसमें कि अंचरा तर ले ढाकी, सुर के प्रभु को दूध पियावती। ठीक है, यहां तक जाके समाप्त हो रहा है। 3 प्रश्न है। पहला कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर यहां से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया ना अथवा करके, यहाँ पे ख वाला, ख का पहला संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है और यह महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। तो सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है और इसके कवि हैं सूरदास जी। इतना ही पॉइंट आपको लिखना है। फिर बोला कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। जहां तक अंडरलाइन किया गया था मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। अंडरलाइनिंग किया गया था, देखिए यहां से लेकर और यहां तक अंडरलाइन किया गया है। इसका हमें क्या करना है, व्याख्या बताना है, तब जाके 2 नंबर मिलेगा। देखिए व्याख्या इसका व्याख्या हो जाएगा कि कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद द्वारा बनाए मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं, तो कवि अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं।
और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं जो अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। यह हो गया उस रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद देखिए एक प्रश्न और दिया था इसके नीचे, वो भी 2 नंबर का है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तीसरा वाला कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे मात्र एक लाइन में कि उपयुक्त पद्यांश में कवि ने श्री कृष्ण के बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। क्लियर है, 6 नंबर यहां से मिल गया, दोनों का आंसर मैंने बता दिया। इसके बाद स्टार्ट होगा यहां से प्रश्न संख्या 23। बोला कि निम्नलिखित संस्कृत गद्य अवतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब संस्कृत गद्य अवतरण का मतलब होता है संस्कृत गद्यांश। संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर के लिए पूछा है, 3 नंबर इसके हिंदी अनुवाद पे और 2 नंबर इसके संदर्भ पे। इसमें 2 दिया है, एक क वाला दिया है, कह रहा है क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके नीचे आपका ख वाला दिया है। दोनों में से कोई एक ही करना है, मैं आंसर दोनों को बता देता हूँ। पहले क वाला का देखिए, यहां से लेके यहां तक है, तो क वाला का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बताना है। तो 23 का क देखिए, 23 का क यह संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रभुत्व ग्रामीण पाठ से उद्धृत है, मतलब प्रभुत्व ग्रामीण चैप्टर से लिया गया है। अब प्रसंग आपका मन करे तो लिख दीजिएगा। प्रसंग का मतलब होता है कि इस पूरे के पूरे पद्यांश में किन चीजों के बारे में बात की गई है। तो प्रसंग में लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में ग्रामीण व्यक्ति के चतुरता का वर्णन बड़े ही मनोरंजक ढंग से किया गया है। अब देखिए इसका अनुवाद क्या होगा। अनुवाद होगा कि उसकी बात सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा कि भाई हम अशिक्षित और आप शिक्षित हैं, हम कम जानकार हैं और आप अधिक जानकार हैं। यही जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए, हम आप आपस में पहली पूछेंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब हम 10 रुपए के आधे 5 रुपए देंगे। तो देखिए इसका मैंने संदर्भ भी बताया, प्रसंग और साथ ही साथ अनुवाद भी बता दिया। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके नीचे वाराणसी वाला दिया है, वाराणसी सुविख्यात, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसको करके चले आइएगा। तो देखिए अथवा वाला, इसका भी आपको वही संदर्भ प्रसंग अनुवाद बताना है। तो सबसे पहले संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो लिखेंगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है, यह प्रसंग हो गया। अनुवाद में लिखेंगे कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है और यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है और असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का पद्यांश आ गया, ये भी 5 नंबर के लिए ही होता है, 3 नंबर इसके हिंदी अनुवाद पे, 2 नंबर इसके संदर्भ पे। तो देखिए यहाँ पे क वाला दिया गया है, क वाला नहीं कर पाओगे तो पीछे अथवा करके ख वाला दिया है। तो पहले क वाला देख लेते हैं, क वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक है, देख लीजिए ध्यान से, इसका हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो 24 का क देखिए, 24 का क दिया हुआ है संदर्भ। चलिए पहले संदर्भ इसका नोट कीजिए। संदर्भ में लिखिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूजते पाठ से अवतरित है, मतलब वीरा वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में भारत की अवस्थिति पर प्रकाश डाला गया है। अब इसका अनुवाद हम करेंगे। अनुवाद इसका होगा कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है और जिसकी संतान जो है वो भारतवासी है। क्लियर है, अगर ये नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए पीछे दिया है ना अथवा करके ख वाला, तो आप क वाला नहीं करना चाहते हैं तो इस ख वाला को कर लीजिए, इसका भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद बताना है। तो देखिए अथवा वाला, अथवा को हो जाएगा ख का संदर्भ देखिए क्या होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है, मतलब जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। और हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो माता पृथ्वी से भी अधिक भारी है, पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है, मन वायु से भी अधिक शीघ्र चलने वाला है, तिनको से भी अधिक बहुत अधिक चिंता है, तिनको से भी बहुत अधिक चिंता है। ये उसका क्या हो गया, हिंदी अनुवाद हो गया। आगे प्रश्न संख्या 25।
प्रश्न संख्या 25 है मेरे प्यारे बच्चों कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब खंड काव्य जो होता है मेरे प्यारे बच्चों जिला वाई जाता है, ये सबको मालूम है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वही आपको 18 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों करना है। क्लियर है। अगर दूसरा कर देते हो तो क्या होगा, दूसरा कर दोगे तो ये 3 नंबर का 3 नंबर पूरा कट जाएगा आपका। तो आप देख लो कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। वैसे खंड काव्य बहुत है, एक तो आपका मुक्ति दूत है, इसके बाद आप नीचे बढ़िए ज्योति जवाहर है, इसके बाद यहाँ पे अग्र पूजा है, अग्र पूजा के बाद देखिए यहाँ पे मेवाड़ मुकुट दिया हुआ है, इसके बाद जय सुदास है, मातृभूमि है, इसके बाद नीचे आपका कर्ण है, कर्ण के बाद आप नीचे जाएंगे तो कर्मवीर है, कर्मवीर के बाद फिर नीचे जाएंगे तो तुमुल है। इतने खंड काव्य हैं, सब अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 26 का क वाला है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का मेरे प्यारो चो यहाँ पे आ गया जीवन परिचय लेखक का। तो 3 नंबर तो जीवन परिचय पे मिलता है और 2 नंबर इसके रचना पे मिलता है। आपके पास ऑप्शन पहला दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया हुआ है भगवत शरण उपाध्याय जी, तीसरा दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन तीनों लोगों में से किसी एक का ही जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है। मैं बता देता हूं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का देखिए प्रश्न संख्या 26 का क जीवन परिचय और भी लेखक का जयशंकर प्रसाद जी का। तो जीवन परिचय हेडिंग डाल के लिखिए कि जीवन परिचय में लिखेंगे सबसे पहले कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वह 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद तथा माता का नाम था मुन्नी देवी। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और घर पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया और यह बड़े ही हंसमुख एवं सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुखी से बीता, किंतु दानशीलता के कारण यह ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया और अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और इनका शरीर क्षय रोग से पीड़ित हो गया और सन 1937 में केवल 39 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। रचना की अगर हम बात करें तो रचनाएं हैं कमायनी, आंसू, लहर, झरना इत्यादि। क्लियर है। चलिए ये है मेरे पास जो लेखक का जीवन परिचय। अब यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब आ गया 26 का ख वाला। 26 का ख है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब ये भी मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर के लिए ही है, ये भी 5 नंबर में ही मिलेगा। या तो आप तुलसीदास का लिखिए, या तो बिहारी लाल जी का, या तो मैथिली शरण गुप्त जी का। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं तुलसीदास का बता देता हूँ, आपको नोट कीजिए तुलसीदास का। अब जीवन परिचय प्रश्न संख्या 26 का ख जीवन परिचय कवि का, वो भी तुलसीदास जी का। और यहाँ पे आप डालिए जीवन परिचय मेन हेडिंग है, लिखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे तथा माता का नाम था हुलसी देवी। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो स्थान मानते हैं और इनका जन्म अमुक्त नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था और इनके गुरु स्वामी नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय इनको 32 दांत मौजूद थे। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। यह अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और यह काशी चले गए। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराणों आदि का ज्ञान प्राप्त किया और इनकी मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में हुई। रचनाएं की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 की तरफ। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ को एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का श्लोक है। एक ऐसा श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो। तो चलिए एक श्लोक बता देता हूँ, बहुत सिंपल श्लोक है कि बंदम मरणम वापी जयो वापी पराजय अव्यत्र समो वीर वीरभाव ही वीरता। क्लियर है। 2 लाइन का पोयम है, आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। तो प्रश्न संख्या 28 है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 नंबर, 1 2 3 4 5, टोटल 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। ठीक है। तो मैं एक पहले वाला का बता देता हूँ अलचंद्र का आसित, और मैं एक दूसरे वाला का बता देता हूँ चंद्रशेखर सोनाम किम अकदत्त। ठीक है। तो इसका हो जाएगा देखिए 28 का क वाला का मतलब ये पहला का आंसर हो गया
और ये हो गया दूसरे का आंसर। दो ही क्वेश्चन का आंसर बताना था हमें और दोनों ही क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। 2 नंबर यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या 29, कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जो कि 7 नंबर आपको मिलेगा। बोला है कि जीवन में विज्ञान का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, वनों से लाभ क्या है, देश प्रेम और आतंकवाद का कारण और निवारण। यहाँ पे 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शनों में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चे मिल जाएगा। तो मैं आतंकवाद के कारण और निवारण पे बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में आप लोगों को बताता जाऊँ, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हेडिंग रहेगी कि आतंकवाद का कारण और निवारण, यहाँ पे हेडिंग हो गया। हेडिंग के बाद यहाँ पे डालोगे रूपरेखा। रूपरेखा में जितना भी हेडिंग आप लिखना चाहते हो एक ही साथ लिखोगे। जैसे पहली हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा आतंकवाद का अर्थ, फिर आतंकवाद के मुख्य कारण, फिर आतंकवाद के दुष्परिणाम क्या है, आतंकवाद का निवारण हम कैसे करेंगे, फिर लास्ट में उपसंहार। ठीक है, अब यहाँ से पहली हेडिंग हम डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लोग लिखेंगे कि आतंकवाद आज के समय की एक बड़ी समस्या है। यह समाज और देश की शांति को नष्ट कर देता है। जब कुछ लोग अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंसा और डर का सहारा लेते हैं तो उसे आतंकवाद कहा जाता है और इससे निर्दोष लोगों को नुकसान होता है। ये हो गया प्रस्तावना में, कितना अच्छे तरीके से मैंने लिखा है। इसके बाद यहाँ पे दूसरी हेडिंग हो जाएगा आतंकवाद का अर्थ क्या है। तो लिखेंगे कि आतंकवाद का मतलब है डर फैलाकर अपनी बात मनवाना। आतंकवादी बम विस्फोट, गोलीबारी या अन्य हिंसक घटनाओं के माध्यम से लोगों में भय पैदा करते हैं। उनका उद्देश्य समाज में अशांति फैलाना होता है। देखिए कितना अच्छा से आतंकवाद का अर्थ समझाया गया है। इसके बाद है आतंकवाद का मुख्य कारण क्या है। तो आतंकवाद के कई कारण हैं, जैसे गरीबी और बेरोजगारी के कारण कुछ युवा भटक जाते हैं और अशिक्षा के कारण लोग सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं, और धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक स्वार्थ भी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद चौथी हेडिंग हो जाएगी आतंकवाद का दुष्परिणाम क्या है। लिखेंगे कि आतंकवाद से देश की शांति और विकास रुक जाता है, निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, लोगों में डर और असुरक्षा का भावना पैदा होता है, इससे देश की छवि भी खराब होती है। इसके बाद है 5वां आतंकवाद का निवारण। लिखेंगे आतंकवाद को रोकने के लिए शिक्षा का प्रसार जरूरी है। युवाओं को रोजगार देना चाहिए ताकि वे गलत रास्ते पर न जाएं। सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए। समाज में प्रेम, भाईचारा और एकता को बढ़ावा देना चाहिए। अब लास्ट हेडिंग है मेरे प्यारों, यहाँ पे उपसंहार। लिखेंगे कि आतंकवाद मानवता के लिए एक अभिशाप है। इसे समाप्त करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। यदि हम एकजुट होकर काम करें तो हम एक शांत और सुरक्षित समाज बना सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारों, यहाँ पे निबंध भी डिटेल में मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। लास्ट प्रश्न है 30वां, कह रहा है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने तथा पुरस्कार पाने का अनुभव बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। 4 नंबर। यह नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके दिया है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखे। तो दोनों तो एक ही है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी वाद विवाद प्रतियोगिता है। ठीक है, और यहाँ पे मित्र को बधाई देना है और यहाँ पे अपने चचेरे भाई को बधाई देना है। तो दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे भाई वहां पे मित्र। तो मैं ये नीचे वाला बता देता हूँ और ऊपर वाला कर लोगे, क्योंकि सेम टू सेम वही करना है, बस नाम चेंज करना होगा। देखिए तो यहाँ पे 30वें का अथवा वाला बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप एड्रेस लिखोगे सुंदर नगर अमेठी। ठीक है, प्रिय छोटे भाई अनुज। ठीक है, ये एड्रेस हो गया और अपने छोटे भाई का नाम यहाँ पे लिख दोगे और मित्र में अपने मित्र का नाम लिख दोगे। आयुष्मान भव लिखोगे कि बहुत बहुत बधाई हो, सुना है कि तुमने विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। तुम्हारी कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम अपने ज्ञान और बोलने की कला से सबको प्रभावित करोगे। आशा है कि भविष्य में भी इसी तरह मेहनत करते रहोगे और नए नए मुकाम हासिल करोगे। मैं तुम्हारी हर सफलता की कामना करता हूँ। खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा बड़ा भाई, यहाँ पे दीपक। तो नाम तो यहाँ लिख दिया गया है, लेकिन आपको पेपर में नाम नहीं लिखना है अपना। आप यहाँ पे क ख ग लिख सकते हो, यहाँ पे A B C लिख सकते हो, समझ रहे हो, नाम नहीं मेंशन करना है आपको। क्लियर है।